नमस्कार किसान भाइयों, आज हम उपस्थित हैं निदेशालय गन्ना प्रजनन केंद्र शाहजहांपुर में। हमारे बीच उपस्थित हैं डायरेक्टर साहब श्रीमान JS सिंह जी। आप इसके निदेशालय के डायरेक्टर साहब हैं। और आज चूंकि हम देख रहे हैं कि अभी फरवरी में गन्ना बुआई का काम शुरू हो जाएगा, हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान भाई सभी लोग नई टेक्नोलॉजी चाहेंगे, नई तकनीकी चाहेंगे और चाहेंगे कि हम अच्छी तरीके से बुआई करें, क्योंकि गन्ने की बुआई 1 साल या 2 साल के लिए होती है। तो हम आदरणीय निदेशक महोदय जी से निवेदन करेंगे, कुछ बिंदु हैं जिन पर आप प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। पहला बिंदु तो चूंकि ये 0238 वैरायटी ये जा रही है, उसके बाद जो अपनी विकल्प के तौर पे ये 235 वैरायटी जो आई है, इसके बारे में कुछ बिंदु सर बताने की कृपा करें। देखिए, हर किस्म जो गन्ना किस्म हो या कोई फसल हो, उसकी एक उम्र होती है। क्योंकि ये किस्म इतनी ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेशन में आ गई कि एक सिद्धांत होता है कि गन्ना हो या कोई फसल और जो रोग, दोनों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये किस्म इतनी ज़्यादा मात्रा में फैल गई चीनी मिलों और कृषकों के बीच में लोकप्रिय होने के कारण कि इसके लिए एक विशेष पैथोजन आ गया, एक फंगस होता है जो कि इसके अंदर काना रोग या रेड राट या कैंसर ऑफ जो केन कहते हैं वो आ गया। और इसने पूर्वांचल से लेकर और मध्य यूपी तक इसने बहुत भारी मात्रा में इससे इन्फेक्शन हुआ है। अब जो काम कर सकते हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि आप इसका स्वस्थ बीज बोएं, बीज के टुकड़े करके बोएं, और टुकड़े अगर थोड़ा भी लाल हो, दोनों किनारों को देख लें तो उन टुकड़ों को हटा दें। गन्ने के ऊपरी भाग की केवल बुआई करें। जिस खेतों में रेड राट आ चुका हो, उस खेत में गन्ना की खेती 1 साल के लिए रोक दीजिए। उसमें कोई ऐसी फसल लीजिए ताकि उसकी जो जड़ें हैं सड़ जाए। गन्ने में ये रोग पैदा करने वाला जो फंगस होता है, ये गन्ने की जो ठूंठ बच जाती है जमीन के नीचे, उसमें ये जिंदा रहता है और जब आप दूसरी फसल बोते हैं तो पानी के साथ फिर उसको प्रभावित कर देता है। तो जहां ये रोग आ चुका है, कृपया वहां पर गन्ने की इस किस्म की खेती न करें। अगर जहां पर नहीं आया है, अभी फिलहाल इसकी खेती आप चालू रख सकते हैं। लेकिन जहां गन्ने पर गन्ना की खेती होती है, वहां ये समस्या ज़्यादा है। और आप अपने खेत में, अपने क्षेत्र में 3, 4, 5 किस्में रखा करें। अगर एक किस्म में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी किस्म आपके लिए उपलब्ध रहेगी, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो किसान भाइयों को ये भी चाहिए कि वो देखें कि उनके यहाँ 2-3 किस्में होनी चाहिए। उसके अलावा गन्ना को टुकड़े करके बोना चाहिए। कई जगह खड़े गन्ने के 1-2 भाग में काट के बुआई कर देते हैं, वो बहुत गलत चीज़ होती है। क्योंकि जो हम ट्रीट भी करते हैं उससे फंजीसाइड से, वो दोनों कट एंड पर पहुंच नहीं पाता है लंबा होने का। जितनी पूरी छोटी होती जाएगी उतना भीतर तक ये केमिकल चला जाएगा। इसके अलावा जो उनको काम करना है, उपज लेने के लिए गन्ने के खेत में गैप नहीं होना चाहिए। जहां कहीं जमाव नहीं हो पाया है वहां आप सिंगल बड से लगा के या बड चिप मेथड से सीडलिंग उगा के वहां पर भर दीजिए। क्योंकि खाली खेत रहेगा तो 2 तरीके से नुकसानदायक है। बावक की भी फसल नहीं होगी, और चूंकि वहां पहले से गन्ना नहीं रहेगा तो जब कटाई करेंगे तो वहां पेड़ी भी नहीं आएगी। इसलिए पूरे खेत को आपको देख लेना चाहिए कि गन्ना कहीं पर खाली ना हो स्थान, और उसको भर देना चाहिए। दूसरे, थोड़ी दूरी पर गन्ना बोना चाहिए। अभी जो हम अपने केंद्र पर कर रहे हैं, 2.25 फुट की दूरी पर 2 लाइनें बोते हैं गन्ने की। उसके बाद करीब 4 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं जिसमें हमारा छोटा ट्रैक्टर चल सके। इसके अलावा जहां पर मजदूरों की समस्या आ रही है, वहां छोटे यंत्र खरीदने पड़ेंगे। किसान खुद खरीदे या 2-4 लोग मिलके आपस में एक समूह बना सकते हैं, और जो बड़ी मशीनरी होती है उसको खरीद के उसको खुद के भी उपयोग में ला सकते हैं और उसको किराए पर भी चला सकते हैं। मशीनरी के प्रयोग से जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी सारी कृषि क्रियाएं समय से हो जाएंगी। और अगर सब कृषि क्रियाएं समय से हो जाएंगी तो न खेतों में खरपतवार होगा, न आपके खाद जो आप डालते हैं उनका प्रॉपर उपयोग हो पाएगा, सिंचाई का प्रॉपर उपयोग हो पाएगा। तब न सिंचाई करें जब जरूरत न हो, आप ड्रिप का प्रयोग करें।
छोटे छोटे ऐसे बहुत से प्रयास कर सकते हैं जिसके द्वारा आपको सबसे पहले खेती में लागत को घटाना है। लगातार कीमतें बढ़ा नहीं सकते आप चीज़ों की। विश्व में चीनी की स्थिति ये है कि आपको रेट नहीं मिल रहे हैं चीनी की ज़्यादा उत्पादन हो जाने के कारण। तो जिस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा उसका भाव गिर जाएगा। तो ज़्यादा ज़रूरत है उत्पादकता बढ़ाने की, उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। गन्ने की खेती को अगर आप सीमित भी कर लेते हैं तो जितने दूर में खेती करते हैं वो उसमें अच्छी उत्पादकता के साथ खेती करिए, तब जाके आपको फायदा होगा। अंतर फसलें लेना सीखिए, इससे आपको बीच में इनकम प्राप्त हो जाएगी और गन्ना जो कि मुख्य फसल होगी उसमें जो आपको पानी और खाद देना है उसको उसी पैसे से दे पाएंगे। इन बातों का ध्यान रख के खेती में लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, जो समय समय पर किस्मों का बदलाव करते रहें। अभी पिछले साल कोसा 13-235 किस्म जो रिलीज की गई वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि उसमें उपज भी प्रति हेक्टेयर जो 90 टन से ज़्यादा हो जाती है और गन्ना मोटा होता है, किसानों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। चूँकि ये बहुत बड़ी मात्रा में गन्ने की खेती होती है यूपी में, तो एकाएक सब जगह से इस गन्ने को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसकी उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सीमित मात्रा में इसके बीज उपलब्ध भी कराने का प्रयास हो रहा है, ताकि किसान भाई सिंगल आंख के टुकड़े से इस गन्ने के बीज को संवर्धित करके 1 या 2 साल में इसको पर्याप्त खेती के लिए अपने यहाँ पैदा कर लें। इसके साथ ही एक किस्म और जो विमोचित हुई है वो कोलक 14-201 है, जिसका गन्ना अभी सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण हमारे बीज केंद्रों पर इसका संवर्धन किया जा रहा है। जब थोड़ी ज़्यादा उपलब्धता हो जाएगी तो अगले साल से हम लोग इसको उपलब्ध कराना चालू करेंगे। एक और किस्म है, एक कोयम्बटूर का जो करनाल केंद्र है वहाँ से निकली है को 15-023। यह किस्म अभी यूपी में स्वीकृत नहीं है, लेकिन कुछ चीनी मिल को एक फार्मों पर है। जब ये अगले साल हम इसको अंगीकृत कर लेंगे तो हम अपने यहाँ इसका बीज उत्पादन चालू करेंगे और यथासंभव कम से कम समय में कृषकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से। हम भी हैं इसमें सर, जैसे क्या होता है कि नई वैरायटी निकले होने के कारण भी किसानों के बीच बहुत डिमांड है, तो ऐसे में ऐसी भी स्थितियां आ रही हैं, कहीं कहीं नकली बीज भी लोग बेचना चाहते हैं और वो एक आगे बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसके कुछ की पॉइंट हम चाहते हैं कि तीनों वैरायटी के कुछ की पॉइंट ऐसे आप बता दें ताकि किसान आइडेंटिफाई कर ले। देखिए, एक तो मंगलवार के दिन शाम को 4 बजे गन्ना शोध परिषद का एक लाइव फेसबुक प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोगों ने पीछे 13-235 और 14-201 की पहचान बताई थी लाइव फील्ड से। इसमें यह है कि जैसे 14-201 है किस इसका गन्ना सीधा रहता है। इसके जो एक गन्ने में हम पत्ती के पास सामान्य बातचीत की भाषा में हम कान कहते हैं, इस गन्ने में कान नहीं होता है, बहुत हल्के रोए होते हैं और इसकी जो आंख होती है वो तने से चिपकी होती है और गन्ना थोड़ा सा जब पत्ती हटाएंगे तो सफेद रंग का होता है और पत्ती हटाने पे एक और चीज देखेंगे, आंखों के पास एक वलय जैसी रचना या रिंग जिसको कहते हैं अंगूठी जैसी रचना होती है। जब ताजा हटाएंगे तो वो हरे रंग का होता है, जो बाद में जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। 13-235 में जो आंख होती है ये थोड़ा उभरी रहती है और इसका जो पत्ती का जो कान वाला हिस्सा है वो मैंने बताया कि आपको ये थोड़ा सा इसमें लंबा होता है और जो ये जो पत्ती का निचला भाग जो तने से चिपका होता है इस पर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। किसान भाई कहीं से भी, जो मैं सुन रहा हूँ कई बार फेसबुक पर देखता हूँ, कहीं पर कोई 15 रुपए की एक पौध या 32 रुपए की एक पौध बेचता है। इतनी जल्दबाजी में उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो प्रतीक्षा करें। 1-2 साल के अंदर हर किसान के पास गन्ना का बीज सीमित मात्रा में जरूर उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि हमने पिछले सत्र में तो अपने संस्थान में जड़ें तक खोद के किसानों को दे दिया और आज उनके यहाँ उन जड़ों से अच्छा खासा गन्ना पैदा हो रहा है। तने से भी हम सिंगल आंख के टुकड़े से पैदा कर रहे हैं गन्ना। इसके अलावा हमने इसके अंगोले को भी टिश्यू कल्चर के माध्यम से मल्टीप्लाई करना चालू किया, ताकि कम से कम सीमित समय में हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। मेरा फिर से एक बार आपसे आग्रह है इस माध्यम से
कि आप लोग कृपया अपने खेतों में 2 से 3 किस्में रखा करें, ताकि एक किस्म में कोई दिक्कत आपको महसूस हो तो आपके पास बाकी 2 किस्में जरूर हो गन्ना उगाने के लिए। सर ये जानना चाहेंगे कि ये जो 0238 है, क्या इसको अभी प्रिजर्व किया जा सकता है? इसकी कुछ संभावनाएं लग रही हैं क्या किसानों को? जहां कहीं अच्छी पोटेंशियल दे रहा है, जहां कहीं अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो इस पर क्या आपको संभावनाएं लग रही है सर? देखिए, आप कर ये सकते हैं कि जहां पर ये रोग नहीं आया है अभी इसको उगाना चालू करिए, लेकिन खेती चाहे इस किस्म के साथ करिए चाहे और किस्मों के साथ। आपको ध्यान देना पड़ेगा, गन्ना बीज बिना शोधन के उसकी बुआई न करें। अगर संभावना कहीं बन रही है कि आपके आसपास ये रोग आ रहा है तो पहले से सतर्क हो जाएं और सीमित मात्रा में दूसरी किस्में भी उगाना चालू करें। लेकिन अभी पश्चिम यूपी में जहां पर बहुत सीमित मात्रा में सुनने को मिला है, वहां इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लोग प्रतीक्षा करें, अगले साल तक वहां भी किस्में उपलब्ध हो जाएंगी। और इन हर किस्म एक विशेष तरीके के फंगस से प्रभावित होती है। तो आप अगर 1 या 2 साल के लिए दूसरी किस्में उगाने लगेंगे और इसको सीमित कर देंगे तो ये फंगस हो सकता है चला जाए 2 साल में। इसकी ठूठें जब सड़ जाएंगी तो ये चला जाएगा। फिर उसके बाद वापस में चाहें, अगर आपको पसंद है तो इस किस्म कोई बढ़िया बीज लाके इसकी खेती आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 1-2 साल तक जहां पर ये रोग आ गया वहां पर थोड़ा 0238 की जगह दूसरी किस्म की खेती करने आप लोग चालू करिए। सर ये ट्रेंच विधि और जो पारंपरिक विधि में, इसमें क्या किसान किस चीज को अडॉप्ट करे अभी प्रोडक्टिविटी के मामले में? प्रोडक्टिविटी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं है, उत्पादकता महत्वपूर्ण। आप कितने सीमित क्षेत्रफल से कितनी कम लागत से कितना ज्यादा पैदा कर सकते हैं, इसका महत्व है। तो ये जो ट्रेंच मेथड होता है, चूंकि इसमें गन्ना बहुत नीचे बोया जाता है, करीब 9 से 10 इंच नीचे बोया जाता है, तो इसकी जड़ें मजबूती से रहती हैं। गन्ने की जो पेड़ी होती है, इसके जो जमीन के नीचे जो हिस्सा होता है उसी से जो कल्ले निकल के आते हैं उनसे होती है। तो गन्ना धीरे धीरे उथला होता जाता है जैसे जैसे आप दूसरी, तीसरी या चौथी पेड़ी लेते हैं। तो जब आप ट्रेंच मेथड में जाते हैं तो 2 फायदा, एक तो आप दूरी ज्यादा होती है तो आप सब फसली ले सकते हैं। गन्ना नीचे से होता है तो गन्ना मजबूती लिए होता है और वो गिरता नहीं है। और दूसरे गन्ना मोटा होता है और इस वजह से आपका गन्ना जो है ज्यादा सपोर्ट ले लेता है और ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। ट्रेंच मेथड से करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत से जगह कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं है जहां पर किसानों को दिक्कत होती है। और एक धारणा ये है कि बहुत पास बोने से गन्ने की उपज ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इसको दूरी पर 4 फुट, 5 फुट, 8 फुट पर भी गन्ने लोग बो रहे हैं। और गन्ना एक दिन ऐसा होगा जैसे आज चीनी बाई प्रोडक्ट हो गई है और इससे मिलने वाला सीरा, एथेनॉल, इससे मिलने वाला ऊर्जा और वैक्स और बहुत सी चीजें प्राइमरी प्रोडक्ट होती रहे, उसी तरीके से एक दिन गन्ना सेकेंडरी फसल हो जाएगा और इससे जो सह फसली आप लेंगे हो सकता है वो मुख्य फसल हो जाए। और आपको सिर्फ लागत कम करने पर ध्यान देना है, उत्पादन बढ़ाने पर। उत्पादन का मतलब मेरे उत्पादकता से है और इस तरीके से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सर एक प्रश्न ये उठता है कि हमारे प्रदेश में एक सिनेरियो बन गया है कि फरवरी मार्च में ज्यादातर बुआई की जाती है, जबकि अगर बुआई हम इसको अक्टूबर में करें तो अक्टूबर में बुआई करने से चीनी मिल भी जल्दी चलेगी और हार्वेस्टिंग भी जल्दी बंद भी हो जाएगी, तो ड्राइस भी कम होगी और उसके साथ साथ सहफसली खेती होने से उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी घटेगी, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा और बहुत से फायदे हैं अक्टूबर बुआई करने से सर। लेकिन किसानों को एक दिक्कत आ रही है कि गन्ने में 60-40 का रेशियो जो लगाते हैं गन्ना सट्टा बनाने में, 60% पेड़ी कर देते हैं, 40% बुआरी कर देते हैं और जिससे क्या होता है गन्ने को जो कृषक है उसको आपूर्ति में दिक्कत होती है। तो सर क्या आप ये जो फील्ड से फीडबैक आपने भी सर अक्टूबर बुआई के विषय में, हमारा मानना है कि अक्टूबर बुआई से ही पूरे प्रदेश में अगर अक्टूबर बुआई की जाए तो गन्ने का सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। तो सर इस पे आपका क्या? नहीं, ठीक है, अक्टूबर बुआई में है तो ढेर सारी फसली के लिए उसमें प्राविधान आप कर सकते हैं और उसमें ढेर सारी ऐसी फसलें होती हैं, तिलहन की, दलहन की, मसाले की, आलू की, जिनको किसान खुद के उपयोग के लिए उगा सकता है। दूसरा फायदा ये है कि आपका गन्ना जो है, जब मेन इसके गन्ने के बढ़वार के लिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम बहुत अच्छा होता है,
तो आप गन्ना लगा देते हैं और गन्ना, मैं सामान्य भाषा में कहता हूँ, कुंभकर्ण की नींद सोने चला जाता है नवंबर के महीने से। तब तक आप दूसरी सब फसली इसमें लेके अपना काम, आपका खेत भी नहीं खाली रहता है, आप निकल जाते हैं, फिर आप गन्ने को दे देते हैं। आप फरवरी के बाद भी जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, मार्च के बाद, तो भी आप लोबिया जैसी फसल उसमें ले सकते हैं। और एक समय ऐसा हो जाएगा कि आप इतनी इंटरक्रॉप ले सकते हैं कि आपकी मुख्य फसल गन्ना ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी, और इससे गन्ने में उत्पादन की लागत को बहुत ज्यादा मात्रा में घटाया जा सकता है। सब फसली खेती करके बहुत से लोगों ने ढेर सारे फायदे लिए हैं। और अब इसमें ये देखना होगा कि धान जिसकी की बहुत ज़्यादा प्रचुरता हो गई और उसके रेट भी मिलने में दिक्कत हो रही है, और हमारा उत्पादन भी आवश्यकता से ज़्यादा हो गया है। तो अगर हम आटम की जिसको बोलते हैं, जब हम अक्टूबर में गन्ने की खेती करेंगे और सब फसलें लेंगे, तो हम दलहन तिलहन के भी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो दोनों योगदान हो जाएगा, दलहन और तिलहन के भाव भी अच्छे मिल रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। अतः मैं चाहूँगा कि किसान भाई आटम प्लांटिंग जरूर करें। थोड़ा समय सीमित रहता है, सितंबर के चौथे सप्ताह से लेकर अक्टूबर के महीने तक उपयुक्त रहता है इसकी बुआई के लिए, और इसको सीमित मात्रा में कोई चीज चालू करके देखना चाहिए, लाभकारी है तो उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए उसको। सर, आटम प्लांटिंग पे सर कोई ऐसी रणनीति या कोई ऐसा सुझाव कि जिससे आटम प्लांटिंग का एरिया बढ़ाया जा सके? कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि किसान को जानना पड़ेगा कि ये बहुत उन्हीं के फायदे के लिए है, और उनसे जरूर अनुभव लेने चाहिए। जिन लोगों ने आटम में खेती की है उनसे जरूर अनुभव लेने चाहिए कि आप वो लोग कितनी प्रगति कर गए हैं, और जिन लोगों ने इधर की तरफ किया है, कई बार ये लोग गेहूं के चक्कर में भी डिले हो जाते हैं। या जो पेड़ी है, पेड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि पेड़ी में करीब पेड़ी की फसल लेते हैं तो आप 30,000 रुपये हेक्टेयर तो आप गन्ना बीज और बुआई में ही बचत कर लेते हैं। और चूंकि पेड़ी में थोड़ा सा ये समय कम होता है, तो पेड़ी जब चली जाती है तो आप इसमें गेहूं की भी बुआई अगले साल कर सकते हैं। चीनी का पड़ता भी 0.5 यूनिट ज्यादा होता है पेड़ी में बावक फसल की तुलना में, तो इसमें चीनी मिलों को भी लाभ है, किसानों को भी लाभ है, और दोनों को करके इनको देखना चाहिए। निश्चित रूप से किसान इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने बहुत समय दिया, और नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप उसके एक स्टूडेंट हैं, और हमें भी बहुत प्रसन्नता है, हमें भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़ करके, और जो आपके सानिध्य में, जो आपके स्नेह में इतना कीमती समय आपने दिया, और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।